बच्चे अभी हमने लैंड रिफॉर्म कवर किया पिछले पार्ट में। अब हम करने जा रहे हैं एक और टॉपिक, जनरल रिफॉर्म। अगर आपका संदीप गर्ग है तो शायद आपको मिलेगा नहीं, लेकिन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। संदीप गर्ग कोई ऑफिशियल बुक नहीं है सीबीएसई की। सीबीएसई बुक है कौन सी? एनसीईआरटी। ये सब रेफरेंस बुक हैं, तो कहीं से भी कुछ भी टॉपिक आ सकता है, तो इसलिए सारे टॉपिक कवर करके जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल रिफॉर्म। अब जनरल रिफॉर्म में क्या क्या सुधार हुआ? सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रॉब्लम में लैकिंग ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी पढ़ा था ना, आपने पढ़ा था ना, प्रॉब्लम पढ़ा था ना। प्रॉब्लम में लैकिंग ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी क्या था? उसमें पानी की कमी थी। अब उस चीज को सुधारा गया। क्या लिखा है? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कि पानी की फैसिलिटीज को अब हमारे देश में बढ़ाया गया। नहर बनाए गए, ट्यूबवेल्स बनाए गए, ठीक है, और बाकी जो भी फैसिलिटी होती है पानी की, वो सब कुछ बढ़ाया गया इंडिया में। और बड़े और छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाए गए, लॉन्च किए गए अलग अलग कंट्री के पार्ट में, जिसकी वजह से जहां 17% था फैसिलिटीज पानी का, कब? 1951 में, आज वो बढ़ के कितना हो गया है? 45%। ये फैसिलिटी है, बाकी मॉनसून तो हो ही रहा है। ये फैसिलिटी है जो आर्टिफिशियल करा गया है, मतलब पंप लगवाए गए, नहर लगवाए गए, वो सब वगैरह। समझ में आया? चलिए बच्चे, और क्या रिफॉर्म हमने पढ़ा था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की कमी थी, आया ना? हेलो, पढ़ा था ना? अब देखो यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। यहाँ पे एक चीज लॉन्च करी गई हमारे देश में, उसका नाम क्या है? नबार्ड। क्या नाम है? फुल फॉर्म आ जाएगी इसके एग्जाम में, और फिर उस टाइम हंसी निकल जाएगी। बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है? आया हुआ भी है एग्जाम में। नवाब नहीं देखो, सुनो, एन फॉर एनए, एनए से नेशनल, बी से बैंक, एनए से ये फोन चला रही है ना, फोन मैं बता रहा हूं। बच्चों एक सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए होल्ड। सुनिए बच्चों, नबार्ड का फुल फॉर्म एनए फॉर, एनए से होता है नेशनल, बी से बैंक, नेशनल बैंक, इसके बाद फॉर आएगा, फॉर है इसमें, एफ नहीं है पर आप लगाओगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ए से, आर से रूरल, डी से डेवलपमेंट, ठीक है। एक बार फिर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या। आपने सेंट्रल बैंक का नाम सुना है? सेंट्रल बैंक के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? कि ये एपेक्स बैंक है, हेड ऑफ द बैंक है, जो कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। हाँ है ना? ये मान लो सेंट्रल बैंक का राइट हैंड है ये नबार्ड। इस सेंट्रल बैंक ने बहुत सारा काम इस इंस्टीट्यूट को दे रखा है, वो भी एपेक्स इंस्टीट्यूट बनाकर। मतलब ये भी एपेक्स इंस्टीट्यूट है, ये भी हेड है किसका? ये है कुछ भी, मतलब ये हेड है। सुनो ध्यान से, अपना को डिस्ट्रैक्ट मत करो। देखो ये हेड है रूरल एरिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का। सेंट्रल बैंक हेड है पूरे देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का, लेकिन नबार्ड हेड है बस रूरल एरिया के फाइनेंशियल। मतलब अगर मान लो कोई, जितने भी बैंक रूरल एरिया में ओपन हो रहे हैं, जितने भी बैंक रूरल एरिया में ओपन हो रहे हैं, उनका हेड कौन है?
नाबार्ड। और अगर कोई बैंक भी नहीं है, मान लो कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, उसे उसका भी हेड कौन है? नाबार्ड। तो नाबार्ड को काम दिया है सेंट्रल बैंक ने कि भैया रूरल एरिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे उनको कंट्रोल करने वाला तू होगा, मुझे तो तेरे से रिपोर्ट चाहिए। समझ में आ गया? और ये इसलिए इंस्टीट्यूट को ओपन किया गया ताकि रूरल एरिया में जो बैंक हैं या फिर इंस्टीट्यूट हैं वो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से रेगुलेट हो सके। ठीक है, इसका लॉन्चिंग डेट याद कर लो बच्चे। अच्छा, आपका जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो है इंडियन एग्रीकल्चर 1950 टू 1990। 1990 के पहले तो आ रहा है ये, कब? तो सेंस की बात है ना, सेंस कि हमारे सारे पॉइंट्स 1990 से पहले वाले ही होंगे। अबे आज मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। बस 5 मिनट, जो 5 मिनट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत डीजे डीजे, ठीक है, डीजे चल रहे हैं, डीजे तो चला जाए, फेम करते हैं पढ़ाई। हेलो, अपना दिमाग थोड़ा अंदर रखो। मतलब डिस्काउंट वाले भी आते हैं, उसका ये जो नक्शा लोग होते हैं ये भी जाता है। हां, सिंगल सेलर जो ये ठीक है। अच्छा, मेरा एक कजन भाई है, बड़ा भाई है, ऐसे मुझे बोल के है उसकी बोले लाइक पर वो कहता है वो करा लगता है। हां, कजन का भाई बड़ी है, उसको बोलेगा मतलब अलग क्या है, उनका मशीन खाती है
चलो
हाँ जी बच्चे सुनो, बस तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए सबसे पहले हमारी देश की सरकार ने क्या लॉन्च कर दिया था, नबार्ड, फुल फॉर्म याद होगा इसकी। चलिए, जो कि कोऑपरेट करता है, क्रेडिट सोसाइटी हैव बीन सेट अप द प्रोवाइडेड क्रेडिट टू द फार्मर एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये उन सोसाइटी को, उन इंस्टीट्यूट को कोऑपरेट करता है जो कम रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं गांव के एरियाओं में। ठीक है बच्चे, इसमें ना और भी कई सारी बातें हैं, जैसे बैंकों की बात हो रही है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब होता है जब बैंक जुड़ के एक बैंक बनते हैं, सरकारी बैंक बनते हैं। तो 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया 1969 में। ये सारी बातें 1950 से 1990 के बीच में ही होंगी। ठीक है, तो 1969 में नेशनलाइज हुआ कितने बैंकों का, 14 कमर्शियल बैंक का, और बाद में फिर से 6 कमर्शियल बैंक 1980 में भी नेशनलाइज हुए। नेशनलाइज मतलब होता है सभी बैंकों को सरकारी बैंकों में कन्वर्ट करना, या सभी इंस्टीट्यूट को सरकारी बैंक में कन्वर्ट करना और कोई एक बैंक बनाना। जैसे ऊपर 1969 में वो 14 कमर्शियल बैंक बन के होता, क्या बना था, एसबीआई, जो आज भी चलता आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसा करने से क्या होता है कि बैंकों के ब्रांचेस बढ़ते हैं, और ब्रांचेस की जरूरत भी थी गांव एरिया में, है ना, बहुत कमी थी ना ब्रांचेस की। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव बीन ओपन बाय दिस पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर में मतलब सरकारी कंपनी वाले बैंक, इन रूरल एरिया। अच्छा, एक और इंस्टीट्यूट है, याद कर लो, ये क्या नाम है, आरआरबी। क्या नाम है इसका, नहीं, फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रूरल बैंक। इसको स्टैब्लिश किया गया 1975 में। इसका मेन काम होता है रीजनल रूरल बैंक। देखो नाम में रूरल है, तो ये ऑब्वियसली ओपन कहां होंगे, गांव एरिया में होंगे, और इनका मेन वही काम है लो इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। 1982 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड को, फॉर कोऑर्डिनेट, ताकि कोऑर्डिनेट कर सके एक्टिविटीज जितने भी हो रहे हैं, कहां, किसमें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कहां ऑपरेट कर रहे हैं, रूरल एरिया में। करंटली आज के टाइम पे 70% ऑफ रूरल क्रेडिट, मतलब गांव में जो लोन ले रहे हैं लोग, उसका 70% लोन किससे लेते हैं, वो कमर्शियल बैंक या किसी इंस्टीट्यूट से लेते हैं, और 30% आज भी वो लोकल, मतलब ऐसे रिश्तेदारों से या गांव के जमींदार से या फिर रिच लैंडलॉर्ड से। लेकिन पहले ये रेशो उल्टा था, जहां बल्कि ज्यादा था किसमें, लोग गांव के जमींदारों से और लैंडलॉर्ड से लोन लेते थे, और ज्यादा इंटरेस्ट लेता था वो हमसे। बच्चों, जनरल रिफॉर्म का एक और आपने पढ़ा था, ऑर्गेनाइज मार्केट की कमी थी, है ना, पढ़ा था ना, जहां किसान अच्छे दाम पे बेच नहीं पाता था, तो बच्चे ऐसे मार्केट ओपन किए। नाम क्या है, रेगुलेटेड मार्केट, जिसे हम आज के टाइम पे अनाज मंडी कहते हैं, जहां किसान अच्छे दाम पे अपना प्रोडक्ट सही दाम पे बेच सके। ठीक है, एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी, और कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी भी बनी है। जैसे मैंने कहा था ना एग्जांपल अभी पांडे जी का, क्या था कि मिलके क्या कर रहे हो आप, एक सोसाइटी बना रहे हो कि यार मिलके फार्मिंग करेंगे, तो वो भी बन रही आ रही है। और क्या बन रही है यहाँ पे, रेगुलेटेड मार्केट भी है, सेटअप ऑलरेडी हो चुका है, अभी भी और भी हो रहे हैं, जहां किसान एक सही दाम पर प्रोडक्ट को बेचता है। जैसे अगर मान लो एक बोरी अनाज आपको मार्केट में 1500 रुपए मिल रहे हैं, और आपको पता चला कि यार रेगुलेटेड मार्केट में 2000 मिल रहे हैं, तो आप कहाँ बेचोगे, रेगुलेटेड मार्केट में। और वहां पे कौन खरीदता है पता है आप लोगों से, गवर्नमेंट खरीदती है, और उस अनाज को कहाँ बेचती है फिर लाके, राशन की दुकान पे, और बफर स्टॉक मेंटेन करती है। बफर स्टॉक मतलब होता है जब गवर्नमेंट मेंटेन स्टॉक कर लेती है फ्यूचर के लिए, मतलब कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो वहां पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांट सके, और दूसरे कंट्री देती है। तो बच्चे, एक और है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपको मार्केट में मिल रहा है 1500, और वहां मिल रहा है कितना, 2000, तो 2000 से कम मिलेगा क्या, वहां नहीं, 2000 से कम नहीं मिलेगा। तो रेगुलेटेड मार्केट में गवर्नमेंट आपको प्राइस सपोर्ट पॉलिसी दे रही है कि हम कम से कम तो इतने रुपए आपको देंगे ही देंगे, तो वहां आपको फायदा हो जाता है कि अगर वहां पे आपको 15 मिल रहे हैं, तो कम से कम आपको क्या कहां मिल जाएगा, ज्यादा रेगुलेटेड मार्केट में। तो वो पॉलिसी ना हर साल चेंज होती है, और इसे भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। क्या हर साल 2000 रुपए रहेगा, और क्या सिर्फ गेहूं बेचते हैं वहां पे, नहीं, वो गन्ना ही बिकता है, चावल बिकते हैं, चीनी बिकते हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है, चीनी नहीं, गन्ना सिर्फ गन्ना, ठीक है, दाल बिकते हैं, कई सारी चीजें बिकती हैं जो अनाज मंडी में गवर्नमेंट आपसे खरीद लेता है।
अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट अश्योर मिनिमम प्राइस टू द फार्मर फॉर दिस प्रोड्यूस, जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया है उसके लिए वो अश्योर करती है, मतलब भरोसा लाती है, भरोसा, ताकि आपको कम से कम पैसे तो मिल जाए, इससे कम तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, मतलब इससे कम अगर कहीं मिल रहा है तो वहां से ज्यादा आपको यहाँ मिल जाएगा। इन दिस पॉलिसी मोटिवेट द फार्मर टू इंक्रीज फार्म, अगर आपको अच्छा दाम मिल जाएगा तो आप मोटिवेट होंगे, अगले साल आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा, लेकिन आपको अगर पैसे कम मिलेंगे मार्केट में तो आपका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा, आप डिमोटिव हो जाओगे अपने प्रोडक्शन को लेकर। और इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज टू द मार्केट, जो मार्केट में अनसर्टेनिटी चल रही है, जो महंगाई मंदी चलती रहती है ना, उससे आप बच जाते हो, कहां पे बेचने पर, रेगुलेटेड मार्केट में। द कमीशन ऑफ, ये याद कर लो बच्चे, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड, ये है वो ऑर्गेनाइजेशन, बोलो एक बार फिर से एक बार, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल फसल उगते टाइम ही, फसल कटने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस साल हम अपने रेगुलेट मार्केट में लोगों से, फार्मर से कितने रुपए में कौन सी चीज खरीदेंगे। समझ में आया? मतलब फसल कटने से पहले वो अनुमान लगा लेते हैं, मतलब प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ये, कि इस साल मान लो अभी फसल कटने में 3 महीने हैं, कटते ही लोग लेके आ जाएंगे अनाज मंडी, तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इस बार हम गेहूं, चावल, दाल, गन्ना कितने कितने रुपए में लोग से खरीदेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1965 में। इट अनाउंसिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यही है जो अनाउंस करता है हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि आपको कितने रुपए मिलेंगे कम से कम, हर साल करता है फॉर सेवरल एग्रीकल्चर क्रॉप बिफोर देयर सोइंग, मतलब कटने से पहले ही वो डिसाइड हो जाता है। बच्चों ये था आपका कौन सा फुल फॉर्म? जनरल फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको मैं कौन सा, लास्ट कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका नाम था क्या? टेक्निकल रिफॉर्म। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मिस मत करना अगली क्लास, क्योंकि एग्जाम में उस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है।